लेकिन मीनवाइल इसमें भी ये भी याद रखना जरूरी है कि इस ग्रुप का पर्पस क्या है। इस ग्रुप का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं कि हम आ, आ, किताबों की ही बातें करें या खाली सदवी बातें करें। इस ग्रुप का दूसरा पर्पस ये भी है कि ऐसी जगह जहाँ पर हम अपनी जबान की कसरत कर सकें, उर्दू बोल सकें और उर्दू बोली हुई सुन सकें, जिससे कि हमारा जहन खुला रहे उर्दू जबान के लिए। और इसके अलावा हम लोग भी खुद एक तरह से एक फैमिली भी हैं ग्रुप वाली, तो एक दूसरे से भी काफी रिफ्रेशिंग होता है कि बातचीत अगर हो पाए तो कभी कभार। तो आज का जो मौजू मैंने तजवीज किया था कि हम लोग अपनी उर्दू जर्नी के बारे में आज बात, कि कैसे वो जर्नी शुरू हुई, खासकर रस्मुल खत को लेके, कि कैसे हमने रस्मुल खत इंडिविजुअली जो जो सीख चुके हैं, कैसे उन्होंने रस्मुल खत सीखा, और जो अभी तक नहीं सीख सके हैं, ताकि इससे उनको जाहिर है कुछ लगन भी होगी और सीख भी मिलेगी। क्योंकि जहां तक मैं याद कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी का एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एक काम रहा है वो जो मैंने किया है, उर्दू रस्मुल खत सीखना। काम अपने आप में ये इतना बड़ा नहीं है जितना जाहिर है हमारे जमाने में लगता है। ये तो एक मामूली सी बात है किसी जबान का रस्मुल खत सीखना। लेकिन उस रस्मुल खत सीखने ने जो जो विंडोज मेरे सामने लिटरेचर की, जबानी सोफिस्टिकेशन की, और जाहिर है जो एक जराफत उर्दू में पिन्हा और निहा है, उसकी जो विंडोज मेरे सामने खोली हैं, मेरे ख्याल से मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था ये सब चीजें अगर मैं इस रास्ते पे नहीं आया होता तो। मुझे नहीं लगता कि इंडिया की कोई मतलब, बहुत इज्जत के साथ मैं सब जुबानों की इज्जत करता हूँ, खुद मेरी मदर टंग हरियाणवी है, लेकिन जिस लेवल का जुबान पे प्यार, सोफिस्टिकेशन और इसके मांझ जो उर्दू जुबान में लोगों ने की है, इस पे मेहनत, मेरे ख्याल से वो बहुत कम जुबानों पे हुई है। और यही वजह है कि इतने बरसों की मशक के बाद भी हजार हा बार जबान लर्जिश करती है, उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइशें हैं। दूसरी जबानों में मेरे ख्याल से एक वर्किंग उनका पर्पज है, ऑर्नामेंटल पर्पज नहीं है, इसलिए उनमें जगह जगह से हमें कोई सुधार की इतनी गुंजाइश महसूस नहीं होती। पर इस जबान का फॉर्मेट ही ऐसा है, और इस जबान का जो एक सीना बसीना चलन है, सही तलफ्फुज का, सही तरह से लफ्ज को अदा करने का, तो इसमें सीखते रह सकने की गुंजाइश मेरे ख्याल से अपरंपार है। तभी दाग ने जो ये शेर कहा था कि आती है उर्दू जबां आते आते, ये गौर करने लायक बात है कि दाग जैसा शख्स जिसकी तालीम लाल किले में हुई हो, और जो मिर्जा गालिब को जिसने शुरू में अशार दिखाए हों, और जो ऐसी दिल्ली में पला बड़ा हो जहाँ पे जबान उनके लिए एक ग्रेंटेड थी, टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते थे वो, फिर भी उनको ये बात कहनी पड़ी कि आती है उर्दू जबां आते आते। ये उस्ताद बेखुद उस्ताद साहिल पूरी उम्र दिल्ली में रहे, दिल्ली के रहे, और बावजूद इसके 70-70 साल की उम्र में भी उनमें आपस में इस बात की चकमकें होती थीं कि तुमने फला लफ्ज गलत बोला या गलत बांधा या गलत अदा किया। तो इस किस्म की नफासत अहले जबान में मेरे ख्याल से बहुत कम जबानों में मिलेगी। तो बहरहाल एक सवाल है जो मुझसे भी अक्सर पूछा जाता है, आप लोगों से भी पूछा जाता होगा, इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई आपने उर्दू कैसे सीखी, आपने उर्दू कहाँ से सीखी, और आपका क्या उर्दू पस मंजर है, भाई आप उर्दू बोल लेते हैं तो आपका क्या घर में किसी ने घर में सिखाई है। तो मैं ही खुद से शुरू करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक एक करके, 11 लोग जुड़े हैं इस वक्त, तो फिर मैं आप लोगों को एक एक करके न्योता दूंगा, आप लोग भी अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। एक मैं फॉर्मेट से सेट कर देता हूँ कि किस तरह से हम ये बात बताएंगे। जी, तो मैं 5 मिनट का टाइमर लगा लेता हूँ पहले अपना, ताकि मैं वक्त में कोताही ना करूँ। जी हाँ। तो दरअसल मेरे अगर बैकग्राउंड की मैं बात करूं, तो मेरा बैकग्राउंड सरासर नॉन उर्दू और इवन नॉन हिंदी बैकग्राउंड है। हमारी घर की जुबान हरियाणवी ही है, और पहले उम्र के 15 साल, मुझे अगर याद सही आता है 14 साल, मुझे कभी हिंदी बोलने की नौबत भी नहीं आई होगी। जो हमारे गांव के स्कूल थे उनमें हरियाणवी ही में पढ़ाया जाता था, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्राइमरी लैंग्वेज हरियाणवी ही होती थी। उसी माहौल में आंखें खोली,
पहली बार कभी 14-15 साल की उम्र में जब शहर में 11th क्लास के लिए मैं गया, तब हिंदी बोलने की नौबत आई। लेकिन उर्दू के बारे में मुझे इसकी एग्जिस्टेंस से भी मैं बेखबर था, जब तक मैं 21 साल का नहीं हो गया, 21-22 साल का। 2015-16 की ये बातें हैं। तो मुझे भी ये उर्दू का पता था क्या है, और अगर कुछ पता भी हो तो मैंने कभी गौर नहीं किया था इस बात पे। तो जब मैंने 2015-16 में मैं रेख्ता प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार मैंने कोई रेख्ता की वीडियो शायद देखी एक्सीडेंटली, तो मुझे जरा कशिश पैदा हुई कि भाई ये अच्छी चीज लग रही है। मैंने जावेद अख्तर की वीडियो देखी थी शायद, जिसने रेख्ता 2015 की जावेद अख्तर की वीडियो है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उर्दू क्या है। बहुत मशहूर वीडियो है, बाद में वो बहुत मशहूर हो गई। तो वो देखने के बाद मुझे जरा शौक पैदा हुआ। तो मैंने कुछ ऐसे ही रैंडम मुशायरों वगैरह की वीडियोस देखी होंगी। वो भी देख चुकने के बाद मुझे लगा कि भाई ये जबान मुझे अच्छी लगती है, कशिश है कुछ। तो फिर मैंने जरा देवनागरी रस्मुल खत ही में रेख्ता के प्लेटफॉर्म पे शेर वगैरह पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है कि और जो पहले शायर जिनसे मुझे मोहब्बत हुई थी वो फिराक साहब थे, और वो आज तक मोहब्बत कायम है। अ, एक शेर था जो फिराक साहब का उन दिनों, जिससे मैं बहुत मुतासिर भी हुआ था। फिराक राहे वफा में सुबुक रवि तेरी, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। तो 2017 तक पहुंचते पहुंचते मैं उस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां मुझे लगा कि भाई रस्मुल खत भी सीखना चाहिए। कि इस जबान के साथ साथ सिर्फ ये शायरी, ये महज नहीं है, ये पूरी एक सकाफत है, तहजीब है जो इसके चारों तरफ बुनी हुई है। तो ये लाजिम है कि मैं अगर उस तहजीब तक रसाई मैं चाहता हूँ हासिल करना, तो मैं रस्मुल खत भी सीखूं। तो मैंने 2017 में तो मैंने 2017 में मैं पहली बार रस्मुल खत सीखने का मुझे इश्तियाक जब हुआ, तो उस वक्त मैं छत्तीसगढ़ में रहा करता था, मैं इंजीनियर था। तो छत्तीसगढ़ में जब मैं रहता था तो वहाँ, देखिए कितनी अजीब सी बात है, वहाँ मैंने किसी से पूछा कि भाई मैं उर्दू कैसे सीख सकता हूँ। तो लोग बोले कि भाई तुम मस्जिद में जाओ, वहाँ मौलवी साहब सिखाएंगे। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है ये, कि अगर सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने के लिए आपको एक रिलीजियस सेटअप में जाना पड़े। लेकिन बहरहाल मैं गया। मैं 10-15 दिन मैं एक मौलवी साहब के पास गया। मौलवी भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिला। वो बड़ी हैरानी से देखते थे कि तुम क्यों सीखना चाहते हो, कुरान पढ़ोगे। मैंने तो वो बड़ी अच्छी वो कहानी अपने आप में है। लेकिन बहरहाल एक मुझे मौलवी साहब मिले। लेकिन मुझे 10-15 दिन ही में ये एहसास हो गया कि उनका जो ज़ौक है, वो 10th पास थे बेचारे, बिहार के थे। वहां पे वो किसी मस्जिद में, अगर मैं फटे हाल लफ्ज इस्तेमाल करूं तो गलत ना होगा, तरीके से अपना गुजर बसर करने के लिए वहां पे वो थे। उनका कोई उर्दू का कोई ऐसा ज़ौक वोक, उनको शायरी का कुछ कुछ ऐसा नहीं था। तो मेरा वक्त होने को है, 1.5 मिनट बचा है। तो खैर उनसे मैं 10-15 दिन ही मैं उनके पास जा पाया, मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया। रेख्ता में आमोजिश नाम का टूल है रेख्ता के पास एक, उस वहां मैंने कई महीने तक मशक की। तो 2017 का आखिर आते आते मैं कुछ कुछ उर्दू रस्मुल खत की एक शुद्ध बुद्ध सी मुझे हो गई थी। अब देखिए 2017 है और 2025 है। अब 2025 तक आते आते मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि चलिए उर्दू तो थोड़ी बहुत सीख गए हैं अब। लेकिन अब इस बात का भी यकीन हो गया है कि शायद अब ये जिंदगी भर का मुझे मुताला करने का, और शायद जिसके किसी चीज के इश्क में मैं जिंदगी भर मुब्तिला रह सकूं, वो सामान शायद मुझे मिल गया है। और बड़ी अच्छी बात है कि बड़े कम उम्र में ये सामान हमें मिल गया है। और बड़ी खुशी है और फख्र है इस बात पे कि मैंने उर्दू सीखी। और अगर मैं ना सीखता तो मुझे बहुत हैरानी है कि मैं, जो भी मेरे अंदर कोई लेटेंट अगर शौक है शायरी का और जबान से जुड़ने का, तो पता नहीं वो किस जबान की तरफ जाके जाहिर होता। और पता नहीं वो इस मयार का वो शौक कभी भी हो पाता कि नहीं हो पाता। तो जी, 4 मिनट 51 सेकंड मैंने लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को रोकूंगा, और मैं देखता हूँ हम। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी, अच्छा लगा सुन के। मैं अनम्यूट हूँ जी, जी। आप अनम्यूट हैं। आप अपने बारे में अपना नाम, अपना शहर जी बताने से शुरू करें। और मैं ओके, 5 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, आप पांच ठीक है मिनट में अपने बारे में यही बातें बताएं जो मैंने। ठीक ओके। मेरा नाम जन्नत है और मैं भी हरियाणा से हूँ, और मेरी भी एजुकेशन की जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है।
आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में तो उर्दू तो नहीं थी, तो कि और मैं पहली एक लड़की ऐसी हूँ जिसने एजुकेशन ली है। हमारे घरों में सख्ती थी, क्योंकि बंटवारे का असर ज्यादा उन इलाकों में देखा जा सकता है। हमारे इलाकों में आप समझते हैं रमन भाई, मैं ज्यादा डिटेल में क्या बताऊंगी उसको। तो पहले मैंने स्टार्ट किए थे हिंदी से। मेरा जो बेस था वो हिंदी था, लेकिन मेरे जो घर के मर्द थे वो एजुकेटेड लोग हैं। औरतें नहीं जाती थी स्कूल, लड़की वगैरह। मैं पहली लड़की हूँ जिसने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके एजुकेशन लिए। फिर मैंने जो ग्रेजुएशन किया वो लिटरेचर में किया, उर्दू से किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। और उससे पहले मैंने एक प्राइवेट एग्जाम दिया था उर्दू में, क्योंकि मुझे मोहब्बत थी उर्दू से, अरबी फारसी वगैरह से बड़ी अच्छी लगती थी। तो मैंने एज अ प्राइवेट दिया, 10th का देते थे, उसमें कुछ अदीब उसको बोलते हैं, उसका उसका दिया मैंने। लेकिन ऐसा बोलते कि वो किसी काम की भी नहीं है वो सर्टिफिकेट। तो फिर उसके बाद मैंने सीधा ग्रेजुएशन कर लिया। मुझे बड़ा जानने का शौक था कि क्या चीज है शायरी, क्या चीज है अदब, कौन शुरा है। और ज्यादातर हम गालिब को ही जानते हो, सुनते थे कि गालिब ही हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं कि बस पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। तो उसके बाद में आपने सब समझ सकते हैं कि शादी वगैरह, बच्चे, उनको पालना परवरिश करने की जिम्मेदारी। तो ये चीज, ये शौक वगैरह मेरा फिर से पीछे रह गया। अभी अल्लाह ताला ने आपको सामने किया सोशल मीडिया के जरिए, एक भी एक नेमत है सोशल मीडिया। तो अभी मैंने सोचा कि वापस हम लोग शुरू करते हैं। और सभी माशाल्लाह इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं लोग, ऐसा लगता है मैं तो पढ़ के ही बेकार हो गई। उसके बाद में मैंने अभी कुछ गवर्नमेंट के होते हैं ये एग्जाम, मैं उसको याद नहीं कर पा रही हूँ, उससे भी मैंने उर्दू का एग्जाम दिया है। और अरबी का सर्टिफिकेट 2 ईयर और 1 ईयर का लिया है मैंने सर्टिफिकेट। तो इस तरह अभी प्रैक्टिस करने का मौका मुझे मिला है, और मैं इसे गंवाना नहीं चाहती। आप लोगों के साथ में प्रैक्टिस करूंगी। और मेरे ख्याल से काफी है, मैंने पूरा बता दिया। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं और जॉब कर रहे हैं, तो मैं मेंटली तो बिजी हूँ, बस फिजिकली मैं फ्री रहती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा एफर्ट कम लगा पा रही हूँ चीजों में। भाई बड़ा मुझे आप गाइड करें। आपको लगता होगा कितनी बंद बुद्धि है दिमाग की इसमें, क्योंकि मैं मेंटली बिजी हूँ। ताकि एक सुपरविजन के जैसे काम करना पड़ता है। बस जी, शुक्रिया, इतना बहुत ही है शुक्रिया। मेरे बारे जी में। जी, कोई बात नहीं। आई ठीक है। तो जी, जैसे जन्नत ने कहा कि अब बच्चों से फारिग होकर टाइम मिला है तो कुछ अपने बारे में सोचने का, लेकिन मेरी थोड़ी डिफरेंट बैकग्राउंड था। मेरी मदर इंग्लिश की टीचर थी और मेरे फादर थिएटर से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, इप्टा से, एनएसटी से। तो बचपन में हमने सिर्फ थिएटर ही देखा है, कॉन्सर्ट्स ही देखे हैं। ये शान शोले शक्ति टाइप कोई पिक्चर सिनेमा हॉल नहीं देखा। तो ये माहौल था। लेकिन क्या होता है ना, आपको जो माहौल मिलता है आप उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो कभी उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं कि ये भी करना है। तो पर लिटरेचर से बहुत ज्यादा प्यार था और सभी जुबानों से। तो बस अब 3 साल हो गए, मैंने खुद को ही ये जिम्मा उठा लिया कि मुझे उर्दू सीखनी है। एंड यूट्यूब से, रेखता से लिटरली पहले 1 महीना 4 बार किताबें उठाई और 4 बार किताबें नीचे रख दी कि ना हो पाएगा। बट सुन सुन के शुरू किया। और हाँ, अब करना शुरू कर दिया। मैंने ये कॉपी रखी हुई थी आप सबको दिखाने के लिए। तो आई स्टार्टेड दिस। मैं उर्दू और पंजाबी दोनों सीख रही थी एक बारी में, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न बोथ माई लैंग्वेजेस। सो पिंटरेस्ट से मैं रोज एक गजल और एक पंजाबी की कविता या गजल कॉपी करती थी और उसके मीनिंग सर्च करती थी कि इस तरह से मैं लैंग्वेज लिखना भी प्रैक्टिस करूंगी, सुनना भी प्रैक्टिस करूंगी। तो धीरे धीरे करते करते इंटरेस्टेड खाली शायरी में नहीं, अफसानों में भी, हर तरह के लिटरेचर में, हर जबान के लिटरेचर में। इनफैक्ट आजकल मेरा बेटा उड़ीसा में है तो मुझे उड़िया लिटरेचर पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है कि देखा जाए वहां के दिग्गज क्या लिखते हैं, क्या सोचते हैं। बिकॉज मैंने टैगोर पढ़ा इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ा, और आई एम वेरी इम्प्रेस। तो मुझे लगता है कि अपनी जबान में जो उसका फ्लेवर रहा होगा ना, वो तो ट्रांसलेशन में गुम जाता है। इसी के चलते उर्दू सीखी है कि जो तासीर है उसकी, एक्चुअली में जो इमोशन है वो तो उसी जबान में जाहिर होती है और उसी जबान की पकड़ है वो। तो बस उसी के चलते जबान सीखनी शुरू की और यहाँ तक पहुंचे हैं। तो शायरी हो, नॉवेल्स हो, मुझे पूरे अदब में, लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है।
खासकर इस जबान में और पंजाबी में, जो मेरी अपनी मदर टंग है। मैं दिल्ली की हूँ और दोनों साइड का पंजाब है मेरा। बात का मेरा पाकिस्तान में पंजाब का है और नानका इधर से है। और सारे ही लिटरेचर के आसपास इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। तो किताबें ही पढ़ी हैं, किताबें ही आती हैं, सो किताबों से ही लगाव है और वहीं से शुरू करी है अपनी जर्नी। तो खुद ही खुद को सिखा लिया। यहाँ पे ज्वाइन करने का ये था कि मैं आप लोगों को सुनूं, क्या 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 थॉट प्रोसेस है, कैसे सोचते हैं। जैसे प्रियंवदा से डिस्कशन हुआ, मैं आई एम सो इम्प्रेस्ड कि मतलब थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहा है, माइंड में क्या चल रहा है। आई एम वेरी क्यूरियस, तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया है। यही मेरी जर्नी है बस। थैंक यू, शुक्रिया। तो यामिनी जी, क्योंकि अभी आपका वक्त कुछ बचा हुआ है तो मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ। जी। वो सवाल ये है कि अभी आपकी उर्दू की जर्नी कहाँ पे खड़ी है? आप कितना कुछ पढ़ और सीख चुके हैं, और क्या है आपके इमीडिएट टारगेट्स कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे, अगर कुछ ऐसा है तो तो? है, मैंने अपना एक सिलेबस बनाया हुआ है और ये उर्दू बैठक एक सब्जेक्ट है उसका पूरा। तो तो सिलेबस इस तरह से है कि मुझे शायरी को अच्छे से समझना है। तो मेरे जिनसे मैंने ये मोमेंट की किताब ऑर्डर की, उन्हीं से मैंने सब्जेक्ट्स भेज के, सो वेदर इट्स बलागत या मुहावरे, या मैंने अलग अलग और अदीब जो है वो क्या लिखते हैं, मैंने अलग अलग हिस्से बांटे हुए हैं। तो रोज का एक सब्जेक्ट है पढ़ने का, रोज का लिटरली एक होमवर्क है और किताब है जिसको मैं पढ़ रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहती हूँ। और मेरा खासकर इंटरेस्ट जो है 1857 के आसपास की जो उर्दू है, जो उस जो एक्चुअली में जिसको उर्दू के उरूज का वक्त कहा जाता है, वो उर्दू में जो लोकल, जैसे मीर, मीर तो खैर उससे पहले हो गए, लेकिन हाँ, वहां से अगर शुरू करूँ तो मीर मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है। आई एम सॉरी, आप पीयर प्रेशर में गालिब बोलेंगे, मुझे मीर बहुत पसंद है। तो उस तरह की जो लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज और सेंस के साथ ज्वाइन होती है, उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। इसके चलते ही मुझे मोमिन बहुत ज्यादा पसंद आए थे। तो ये मैं डायरेक्शन ले चाहती हूँ। रिवोल्ट के आसपास की जो उर्दू है उसमें मेरा खास इंटरेस्ट है, उस सोच में मेरा खास खास इंटरेस्ट है। तो उसी के आसपास की किताबें भी, और इस डायरेक्शन में मैं इसको अपनी पढ़ाई को लेके जाना चाहती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। तो आप। जी। तो असल में मसला ये है रमन भाई कि 8th तक तो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करी, यहाँ तो उर्दू भी इंक्लूड थी। और वहाँ पे पढ़ाई करते करते 8th गुजर गया, लेकिन उर्दू का अलिफ भी नहीं आया, क्योंकि मजा ही नहीं आती थी पढ़ने में। बस एक बोझ की तरह पढ़ते थे। और हम लोग उन लोगों में थे कि उर्दू के वर्क अगर गिर जाते थे नीचे तो उठा के चूमते थे। तो मतलब ये वाला हाल बना हुआ था हम लोगों का उस जमाने में, और आता जाता कुछ था नहीं। तो फिर धीरे धीरे ये हुआ, 8th गुजर गया, उसके बाद 9th आ गया, 10th आ गया। फिर ये हुआ कि मैथ अब समझ में नहीं आ रही है और कॉमर्स समझ में नहीं आ रही, वो साइंस नहीं समझ में आ रही, छोड़ दो ये सब्जेक्ट। 11th से कॉमर्स उठा ली। और जब कॉमर्स उठा ली उसमें भी कोई खास दिलचस्पी नहीं। अच्छा, 10th में शायरी करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे। कोई हादसा सानिया वगैरह होते ही रहते हैं उस जमाने में, अब तो खैर नहीं ये सब चीजें। तो भैया शायरी करना शुरू कर दी। अब शायरी होती रही। अब शायरी कर तो रहे थे, लेकिन फिर एक दिमाग में आया कि भैया अगर शायरी करनी है तो उर्दू सीखनी पड़ेगी। उसके बगैर जो है शायरी वायरी आपकी कोई काम की नहीं है। अब क्या हुआ, फिर जो है मेहनत करनी शुरू की। एक उस्ताद थे, उनसे हमने कहा कि सरकार हमको उर्दू सीखनी है। तो कहने लगे ठीक है, उर्दू सीखनी है तो एक काम करो, रोज 2-3 पेज लिख डाला करो, और इस तरह से जो है उर्दू मजबूत होती चली जाएगी। तो क्या हुआ, फिर साल 1.5 साल तक जो है खूब मेहनत करी इसको लिखने में, पढ़ने में। कहीं भी कोई पेज एक पढ़ा मिल जाता तो उसको पढ़ लेते थे। और कहीं पे, और उस जमाने में जॉन साहब का बड़ा क्रेज था, नया नया शुरू किया था। और वो जॉन साहब के शेर याद हुए, है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जत हयात नहीं, क्या इजाजत है कोई बात कहूँ, वो मगर खैर कोई बात नहीं। ये सब शेर। और वो जॉन साहब के, एक दफा हम कानपुर स्टेशन में खड़े हुए थे तो वहां पे बुक स्टोर है, और हमारी नजर पड़ी तो देखा जॉन साहब की तस्वीर नजर आ रही है। तो समझ लो रमन भाई समझ लीजिए कि हम प्लेटफॉर्म 4 या 5th में थे और वो फर्स्ट पे है। हम जो है दौड़ते हुए गए, हमने कहा वो जॉन साहब की तस्वीर नजर आ रही, हम जाएंगे वहां पे।
उसके बाद हम पहुंचे बुक स्टोर पे, तो हमने खरीदी खैर किताब। फिर धीरे धीरे जर्नी चलती रही। उसके बाद हालांकि पहले से हमारे यहाँ मरसिया, वो नौहे, मजालिस ये सब होती रहती थी, तो क्रेज तो था थोड़ा बहुत। और ये समझ में आता था कि शायरी क्या चीज है, किस तरह की जाती है, बहर क्या होती है, थोड़ा थोड़ा सा जानकारी थी, पता था। लेकिन फिर जो है और आगे आगे बढ़े। अब ये हुआ 11th 12th गुजर गया, 11th में लिया था कॉमर्स, वो भी नहीं पल्ले पड़ रही थी हमारे। हमने भैया अब नहीं चला जाएगा हमसे ये सब चीजें। फिर ये हुआ कि अब हम लेंगे उर्दू, अब हम पढ़ेंगे उर्दू, क्योंकि मजा आ रही थी उर्दू पढ़ने में। तो लखनऊ में ले लिया एडमिशन। अच्छा, ये गुरूर में थे कि अरे हमको तो बहुत कुछ आता है भाई, हम शायरों को पढ़ते हैं, दिन भर शेर कहते हैं, ये है वो। और जहाँ सिलेबस हमने देखा वहाँ हवा उड़ गई। हादी रुस्वा, आतिश, और उसके बाद क्या कहते हैं, वली दकनी, लोग का नाम नहीं सुना था कभी। हमने भैया ये क्या भला है। अब भैया जो है ये हुआ कि चलते चलते रहे। फिर हमने कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा सीरियसली होके। तो फिर जो है धीरे धीरे पढ़ते रहे। अब ये है कि थोड़ा बहुत सीख गए हैं, जरा जरा सा अफसाने भी थोड़े बहुत आते हैं, और मसनवी एक दो पढ़ी हुई हैं। और पुराने शायरों को, फिर जदीद शोरा को, कदीम शोरा को, और जो बीच के शोरा थे उन लोगों को पढ़ने शुरू करे, तो अब समझ में आ रहा है कि बहुत टफ चीज है। हालांकि हमारे बस की तो नहीं है, लेकिन फिर भी। और आप लोगों की सोबत मिल जाती है तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। खासकर ये रमन भाई हमारे हो गए, यामिनी मैम हमारी, लोग बहुत बेहतरीन लोग हैं। इन लोगों की बातें सुन सुन के सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। उसके अलावा तो कुछ खास नहीं है। एक शेर सुन लीजिए। अभी ये किताब हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब, और ये बड़ी अच्छी जी किताब है, इरशाद। सबको पढ़ना चाहिए। कि इसमें इन्होंने जी। एक शेर लिखा, बहुत अच्छा था कि मुझसे कार को ले जाते हैं क्यों दोजख में, हम्म। मुझसे कार को ले जाते हैं क्यों दोजख में, किस खता पर ये जहन्नम को सजा देते हैं। और देख है वाह वाह। चश्मे भर बार जरा अपनी तरफ, देने वाले कहीं क्या घर को लुटा देते हैं। और आखिरी शेर की वाह आके वाह। बाजारे मोहब्बत में जरा सैर करो, आके बाजारे मोहब्बत में जरा सैर करो, लोग क्या करते हैं, क्या लेते हैं, क्या देते हैं। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। जैदी साहब से जो जाहिर है हमारे ग्रुप के बहुत ही एक्टिव और ये रुकने रकीन है एक तरह के। और इसमें एक बात ये है कि जैदी साहब से बात करके ये भी अक्सर याद आता है कि जबान किसी खत की मोहताज भी नहीं होती। जबान सिर्फ होती है अपने आप में। ये खत का तो सिलसिला कोई 100-200 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। और जबान अच्छी से अच्छी सीखने वाले हुए हैं जिनको लिखने पढ़ने का उनको पता ही नहीं होता है। तो जबान जाहिर है एक अमल की चीज है, एक प्रैक्टिस से सीखी जाती है। जैदी साहब को देख के ऐसा महसूस मेरा नाम आर्य है। मैं कोल्हापुर चाहे महाराष्ट्र तो से। आप कैमरा चाहे तो कैमरा भी ऑन कर लें, कोई खतरा नहीं है यहाँ पे ऐसा। एक्चुअली मैं अभी ऐसी जगह पे नहीं हूँ जहाँ पे कैमरा ऑन कर सकूँ, इसीलिए मैं चलिए। सिर्फ ऑडियो पे ही बात करूंगा। मेरा नाम आर्य जी है, जी। मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोल्हापुर जिले से। अभी मैं 4th ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो मेरी शायरी गजल से जो इंट्रोडक्शन है वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही हुआ। पहले कभी मैं लिटरेचर की तरफ इतना अलाइन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे एक्टिव होता रहा तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ता रहा। पहले मैंने जो शायरी सुनी थी वो गालिब की थी, हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तो वो इतनी ज्यादा मुझे हिट कर गई, क्योंकि उर्दू ना मेरी अपनी जबान है, ना मेरे इलाके में कोई ऐसे उर्दू में बात करता है या लिखता है। ना मुझे इतना इंटरेस्ट था ना मराठी लिटरेचर में ना हिंदी। लेकिन वहां से जो शुरुआत हुई मेरी उस एक शायरी से, तो फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने जॉन इलियस साहब की शायरी और शेर मुझे इम्प्रेस हुए बहुत। फिर धीरे धीरे मैं सर्च करता गया रेखते पर और कौन से पॉपुलर शायर हैं, लेखक है उसमें। और ऐसी मेरी जर्नी रही ना। मुझे अभी तक मैं उर्दू सीख नहीं पाया हूँ इतनी अच्छी तरीके से, ना बोल पा रहा हूँ। लेकिन मुझे पहली बार लिटरेचर में इतना इंटरेस्ट आया तो वो उर्दू शायरी और उर्दू लिटरेचर की वजह से आया। नहीं तो मैं कभी, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं लिटरेचर पढूं या कविता पढूं या कोई प्रोज पढूं। लेकिन वहां से जो शुरुआत हुई तो वो एक पैशन बन गया, पढ़ना लिखना बोलना।
तो बस इतनी सी अभी तक मेरी जर्नी रही है। शुक्रिया। तो आप, चूंकि वक्त अभी बाकी है, तो मैं एक क्यूरियोसिटी है मेरी आपके बारे में, वो ये है, माफी चाहता हूँ। तो ये मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि आपके इर्द गिर्द आपका जो परिवार है, आपके दोस्त हैं, उन्होंने आपकी उर्दू जर्नी को कैसे परसीव की वो किया, क्योंकि आपके इर्द गिर्द चूंकि माहौल नहीं है, तो उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा कि हम में से जी कोई जी एक शख्स उर्दू सीखने की कोशिश कर रहा है। और खासकर जो हम देखते हैं मौजूदा सूरत हाल के एक, इसमें एक रिलीजियस एंगल भी कई बार आ जाता जी है, जी कोई जिन लोगों को जी नॉलेज नहीं होती। तो आपके इर्द गिर्द कैसे परसीव किया लोगों ने इस चीज को? जी, पहली बार तो मैंने ट्राई किया ऐसे ही शेर पढ़ना मेरे सर्कल में ही, लेकिन जब मैंने शेर कहा या फिर ट्राई किया कहना, तो सबका एक मिसकंसेप्शन पहले बना हुआ था उर्दू की तरफ कि अरे ये तो एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश, या फिर इतना माहौल नहीं है कि उर्दू समझ पाए कोई कि ये क्या बोल रहा है। तो वो बहुत ही सबके लिए शॉकिंग था, मेरे फ्रेंड्स के लिए, कि ये मतलब एक्सेप्ट करना कि मेरे आजू बाजू जो लोग थे वो तो मराठी लिटरेचर में से कुछ पढ़ देते थे या फिर इंग्लिश लिटरेचर में से कुछ पढ़ देते थे। हिंदी तो बहुत कम और उर्दू तो नहीं ही नहीं। मतलब गालिब के अलावा किसी को पता भी नहीं था कि और भी शायर हैं, और भी डिफरेंट प्रकार के, मतलब शेर शायरी गजल नज्म ऐसे कुछ होता है। लेकिन इतना सपोर्ट नहीं था, मतलब ऐसे कहते कि यार तुम क्यों शायरी कह रहे हो, तुम बंद करो मतलब ये सब। लेकिन मुझे अच्छा लगता था। फिर मेरा एक दोस्त बना जो मतलब हमारी दोस्ती भी ऐसी हुई कि मैंने एक जॉन एलिया साहब की एक शेर कहा और उसने वो कंप्लीट किया। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कोई मेरा दूर का भाई मुझे मिल गया है कि मैं जो कह रहा हूँ वो उसको समझ आ गया और उसने वो कपलेट्स कंप्लीट कर दी। अ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पूरे मेरे कॉलेज में ऐसा एक तो बंदा मुझे मिला कि जो जो इतना पैशनेट है शायरी के लिए, या फिर उसे समझ है क्या लिखा गया है, क्या उसकी जो ब्यूटी है। तो मुझे एक दोस्त अच्छा मिला, फिर हम दोनों ने एक दूसरे को रील्स सेंड करी, डिफरेंट डिफरेंट जो ई बुक्स होती हैं वो डाउनलोड करके एक दूसरे को भेजने लगे। तो इतना खासा सपोर्ट नहीं था, लेकिन अच्छा लगता है जब आपको एक भी इंसान ऐसा मिले जो आपके टेम्परामेंट का हो। हम्म, चलो बेटा आप जाओ। तो ये मेरा बेटा है, आप लोगों ने देखा होगा इसकी रील्स भी मैंने एक आध बार। ये भी शौक रखता है उर्दू का। तो इससे अगले जो हमारे दोस्त हैं, बुरहानुद्दीन मर्चेंट साहब हैं, तो वो बड़े जोशो खरोश से उन्होंने भी हमारे ग्रुप से जुड़े हैं वो भी। तो भाई आप भी अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी, मुझे आपके साथ दिल जी। जोड़ने के लिए। मेरा नाम बुरहानुद्दीन है, आप मुझे बुरहान बुला सकते हैं। तो मैं हूँ एमपी से हूँ, बट मैं अभी आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा हूँ। एंड फोर्थ ईयर में हूँ, मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो मेरी जो कहानी है, रस्मुल खत के मामले में तो थोड़ी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी आप लोगों की है। क्योंकि मैं, ऐसा था कि मैं जैसे मैं दाऊदी बोहरा हूँ, शिया में एक सेक्ट होता है। तो हम लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं जो कि फारसी और गुजराती को मिक्स करके बनाई गई है एक तरीके से। इसकी वोकेबलरी जो है वो थोड़ी फारसी उर्दू जैसी है, लेकिन उसका जो नहीं सॉरी, जो वोकेबलरी मतलब शेयर्ड है कि गुजराती भी है और उसमें फारसी भी है, और लिखी वो जाती है जैसे नस्तलिख में लिखी जाती है। बस एक डिफरेंस है कि उर्दू जैसे थोड़ा, उर्दू पढ़ना थोड़ा और मुश्किल होता है, क्योंकि वो एकदम पता नहीं चलता कि लाइक थोड़ा ज़्यादा कंजेस्टेड तरीके से लिखी जाती है। जबकि अरबी आप देखें तो थोड़ा सा सलीके से, मतलब थोड़ा ऐसा लिखी जाती है कि आप पढ़ी जा सके थोड़ा बेटर तरीके से। तो बचपन से ऐसे मदरसे में हमको सिखाते थे, तो लाइक वो लिसानुल दावत उसको बोलते थे, तो वो मुझे पढ़ना आता था तब से। बट मुझे उर्दू नहीं पता थी बचपन में कि क्या होती है। हमारे यहाँ तो मतलब एमपी में तो हिंदी ही बोली जाती है मेजरली। कुछ कुछ डायलेक्ट्स भी मतलब अलग अलग जगहों पे बोले जाते हैं, पर हमारे यहाँ तो जो हिंदी होती है वही बोली जाती थी। तो उधर से मुझे थोड़ा जो, क्योंकि इसकी भी वोकेबलरी तो थोड़ी शेयर्ड ही है उर्दू के साथ, और स्क्रिप्ट भी लगभग लगभग वही है। तो मुझे लगभग कुछ 11th 12th के आसपास पता चला होगा कि उर्दू जैसी कोई जबान है।
तब मैंने ऐसा किया था कि ऐसे ही एक दोस्त का मेरा बर्थडे था, तो मैंने ऐसे ही थोड़ी उसको विश करने के लिए, मेरा पता नहीं मूड अच्छा था, तो मैंने कहा कुछ तुकबंदी करके मैंने उसको लिख के दिया था। और फिर जैसे जैसे दोस्तों के बर्थडे एनिवर्सरीज और ये सब चीज़ें आती गई, तो मैं उनके लिए लिखता जाता था। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ लिटरेचर पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो मैं लिखना चाहता हूँ। एक अनसेड एक वो मुझे तरीका मिला कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ उससे। तो मैंने फिर थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। राहत इंदौरी को मैं सुनता था तब। तो उधर से मैं थोड़ा बहुत शायरी की तरफ रुझान चालू हुआ। फिर मैं उर्दू से मिला कि उर्दू स्क्रिप्ट क्या है, और जबान क्या है, उसके ओरिजिन्स क्या है। उसके बाद फिर मैं कॉलेज आया तब, अभी तक बहुत अच्छे से मैं पढ़ नहीं रहा था, पर जब मैं कॉलेज आया तब मेरा यहाँ पे जो क्लब्स थे कॉलेज में, तो हिंदी साहित्य सभा एक क्लब था। और नाम से वो हिंदी साहित्य सभा है, लेकिन वो पूरी जो हिंदुस्तानी भाषाएं हैं, जैसे जो हम बोलते हैं कि हिंदी उर्दू साथ में मिला के एक हिंदुस्तानी जबान जो कही जाती है, उसमें उसके लिटरेचर वो लोग एक्सप्लोर करते थे। तो तब वहाँ पे मुझे सीनियर से रिकमेंडेशन मिला कि बशीर बद्र को पढ़ा जा सकता है, निदा फाजली को पढ़ा जा सकता है, उनकी जबान जो है थोड़ी आसान है। तो वहाँ से मैंने उनको पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे। फिर एक वक्त गुजरा, उसके बाद मुझे लगा कि कुछ क्लासिकल शायरों की तरफ बढ़ना चाहिए, तो मैं फिर गालिब के यहाँ पहुंचा। मीर की मैंने शायरी पढ़ी, दाग मोमिन सब थोड़ा बहुत रेख्ता से ही पढ़ता था। मेजरली कुछ कुछ किताबें भी खरीदने का शौक था, तो उसमें भी पढ़ा फिर मैंने। अभी भी मतलब उर्दू में पढ़ लेता हूँ, बट थोड़ा कम फंसी हूँ उसमें कि बहुत अच्छे से कई मैं मतलब थोड़ा बहुत। भाई चलिए, बहुत शुक्रिया बुरहान भाई। और आप ऐसे ही सीखते रहिए। हम लोग अभी उम्र पड़ी है हमारे सामने। हम लोग अगर उर्दू को अच्छे से सीखेंगे और इर्द गिर्द इसका मान लो एक तबलीग करेंगे, तो जरूर उर्दू के लिए भी एक खुशगवार माहौल कम से कम हमारे सामने सामने तो रहेगा। और आपने एक वर्ड यूज किया था कि मेरी पढ़ना उतना फसी नहीं है। तो फसी मेरे ख्याल से फसाहत का लफ्ज है, जो शायरी में फसाहत इस्तेमाल होती है। रवां, जिसका मतलब है रवां। तो एक इसका मुझे एक शेर याद आया, फारसी शेर है पर मैं आपको सुनाऊंगा फसाहत के ऊपर, बड़ा अच्छा। मीर अनीस का शेर है, देवल भाई ने जरूर सुना होगा। वो जो मरसिया है, नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी। उसमें एक शेर है, दाना दां कस के फसाहत ब कलामे दारद, हर सुखन मौकाओ हर नुक्ता मकामे दारद। तो ये ऐसे ही याद आया। तो जी, एक सूरज सिंह साहब जुड़े हुए हैं, और ये भी हमारे नए मेंबर हैं ग्रुप के। अमन भाई, पहले तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ सुनने आया हूँ। और जो आपने अभी फारसी में एक शेर कहा अभी, एक तो मुझे समझ में नहीं आया, पहली बात तो। लेकिन देखो, यही बात है कि कुछ नया हमेशा सुनने मिलता है। खासकर आप जैसे लोगों से। मैं आपको काफी दिन से फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, है ना। खैर, मैं पेशे से एक चित्रकार हूँ। मैं पेंटर हूँ, एनिमेटर हूँ। ओके। और मेरी जो तालीम हुई है वो उसी आर्ट फॉर्म में हुई है। पर क्योंकि मैं एक पिक्चर मेकर हूँ, मुझे कहानियां बहुत इम्प्रेस करती है ना। और कहानियां मिलती कहाँ है? साहित्य में। अगर आप देखें तो चाहे वो कोई भी किसी भी जबान का लिटरेचर हो, हिंदी उर्दू अंग्रेजी कहीं भी, तो जो मौजू है, जो आपके मुझे जिन पर चित्र बनाने हैं या एनिमेशन अगर बनाने हैं, तो मुझे वो जो कंटेंट मिलता है ना, वो वहीं से मिलता है ऐसे। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ ऐसे आप एक जबान में नहीं कह सकते, मुझे कहानियों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और अ, अगर मैं देखूँ तो मुझे अलग अलग जबान में जो लिटरेचर लिखा जाता है, क्योंकि जब मैं कंज्यूम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कनेक्टिविटी है। तो वो जो डॉट्स, वो जो थ्रेड्स हैं, उनमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। आप समझ रहे हैं? जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है, वो तोड़ती पत्थर, वो कविता में जो औरत है और जो वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर है, वो दोनों मुझे एक ही औरतें लगती है। आप समझ रहे हो? और इसलिए मुझे लिटरेचर बहुत पसंद है। तो मेरा तो यही एक जर्नी है, मैं सीख रहा हूँ। कोशिश जारी है कि जितना हो सके पढूं, लिखूं और अलग अलग जबान में एक्सप्लोर करूं, सिर्फ उर्दू या हिंदी नहीं। मैं पला बड़ा महाराष्ट्र में हूँ, तो मराठी साहित्य भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता हूँ। मैं यूपी से हूँ। ब्रज भाषा में भी कुछ कुछ जो लिखा होता है वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मसला सिर्फ ये है कि मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अलग अलग भाषाएं हैं, है ना। तो कोशिश यही है कि ज्यादा पढ़ा जाए और ज्यादा समझा जाए।
और बस मैं आपको सुनने आया हूँ यहाँ पर। और बहुत फैसिनेटिंग लगता है मुझे जब कोई कोई शख्स ऐसे होते हैं हमारे बीच से जो कई जब क्यूरियोसिटी जिनकी और जिनका जो एक वुसअत है जिनके दिमाग की, वो कई जबानें और कल्चर एक्सप्लोर कर सकने की सलाहियत भी रखते हैं। जबकि मैं भी कोई शायद 3-4 साल पहले तक ऐसा था कि बंगाली, इवन हरियाणवी, पंजाबी, बहुत सी लैंग्वेजेस का लिटरेचर और उनकी फिलोसफीज को कंज्यूम करता था। हम्म। पर जाने क्या मुझे धीरे धीरे हुआ जा रहा है कि अब मैं तकरीबन उर्दू और फारसी तक ही सिमट के रह गया हूँ, और कोई ऐसा मुझे इंटरनल पुश भी नहीं फील हो रहा है कि मैं इससे बाहर गर्दन निकालूं। लेकिन हो सकता है टेम्परेरी फेज हो मेरी लाइफ का, तो जैसा है मैं ये। कुछ कहूँ तो रमन भाई? हाँ कुछ भाई, आप ही कहिए, आप, आपका नंबर है, आप कहिए। जी जी। हम मास्टर्स कर रहे थे इसमें कंपैरेटिव लिटरेचर में। तो हमारे प्रोफेसर हमको गालिब पढ़ा रहे थे। वो एक बात बताए कि हिंदुस्तान में जो लोग पैदा हुए और जो कभी पर्शिया नहीं जा सके, ईरान नहीं जा सके, उनके अंदर एक उन्स है अ, ईरान को लेकर। इसको पर्सोफिलिया कहा जाता है। तो जितने लोग इस हलके में आते हैं वो इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं, फिर वो और कहीं जा नहीं पाते हैं। वो सिर्फ पर्सोफिलिया के ही होके रह जाते हैं। ये ही मुझको लगता है कि शायद आपके साथ भी हो रहा है कि हाँ हर जी। चीज ईरानी, हर चीज में एक लज्जत, एक हर चीज में एक जरा आहिस्तगी, जो इस कल्चर की, आई थिंक, जहाँ से ये कल्चर सिर्फ जबान नहीं, पूरा कल्चर ही अपने आप में ऐसा है। हाँ हम्म। वो, सॉरी यार। हाँ हाय, मेरा नाम कुशल है। मैं शायर हूँ। मैं मुरीद देहलवी तखल्लुस से लिखता हूँ। मैं 13 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में एक मुझे रस्मुल खत सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है। रस्मुल खत आपने एक धर्म के लिए इतना महदूद करके रख दिया है कि वो धर्म सीखे तो भी बहुत दिक्कत है, और कोई धर्म तो सीख ही नहीं सकता है। तो मुझको रस्मुल खत सीखने में, पोस्ट इंडिपेंडेंस आई थिंक रस्मुल खत से हम लोग, हिंदुस्तान एज अ कंट्री आगे भी चला था कि दोनों ही रस्मुल खत में, देवनागरी और नस्तलिक दोनों में ही किताबें, बहुत सारी किताबें हम लोग को मैसर हैं और आसानी से बाजार में मिल जाती हैं। जब तक मैं ऐसी किताबों पर नहीं फंसा जो किताबें नहीं ट्रांसक्राइब हुई हैं दूसरी स्क्रिप्ट में, मुझको नहीं लगा कि स्क्रिप्ट सीखने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारा, इतना सारा लिटरेचर है, इनएग्जॉस्टिबल लिटरेचर है कि आप कंज्यूम कर सकते हैं बिना स्क्रिप्ट सीखे भी। और अब तो रेखता की वजह से कितनी ज्यादा सहूलत है, आपको स्क्रिप्ट की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है। अगर मेरे गर्दन पर तलवार नहीं रखी जाती कि अगर आपने शेर शोरंगेज नहीं पढ़ी है तो आप शायर नहीं है, तो शायद स्क्रिप्ट ना भी सीखता। मसलन स्क्रिप्ट सीखी दिल्ली में, एक इदारा है उर्दू एकेडमी, जो 1 साल का डिप्लोमा कराता है और जो मुफ्त है, और जो हर उम्र के लिए है। और शाम को क्लासेस होती हैं, 4 क्लासेस हफ्ते की होती हैं। मुफ्त है, कमाल की बात है। और दिल्ली में कई जगह है। सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में मुझको इश्क हुआ, और मुझको इश्क हुआ एक ऐसे इंसान से जिसको ये स्क्रिप्ट सीखनी थी। हमारे उस्ताद पहला ही जो सबक क्लास में दिए वो ये बोले कि आप साहब यहाँ इश्क कीजिए, आपको उर्दू तो आ ही जाएगी, वरना उर्दू तो आप सीखने आए ही हैं। दोनों ही सूरतों में उर्दू तो आप सीख ही लेंगे। हम जब तक उनसे इश्क किए तब तक हमको अलिफ बे आ गया, और अलिफ बे आ गया तो इश्क भी छूट गया और उर्दू अकेडमी भी छूट गई। डिप्लोमा तो कभी पूरा किए नहीं। पर उसके बाद जब अलिफ बे आ गया है तो किताबें जो जो जरूरत के हिसाब से सामने आई, वो जिस स्क्रिप्ट में थी उस स्क्रिप्ट में उसको पढ़ लिया। ऐसी मुझको कोई खास लगी नहीं जरूरत कि मुझको स्क्रिप्ट सीखने की है। एक शख्स हैं जयपुर से, बत्सल शर्मा, वो शायर हैं और बहुत बहुत लाजवाब शायर हैं। उन्होंने इस साल एक बहुत बहुत कमाल का काम किया। 5-6 साल की मेहनत के बाद उन्होंने मीर के पांचों दीवान देवनागरी में टाइप कर दिए। कितनी लाजवाब बात है कि आप
हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ऐसा स्क्रिप्ट नहीं आती है किसी को। मेरे आसपास बहुत कम लोग साक्षर हैं, और वो सब लोग इतनी इतनी बलागत, इतनी फसाहत वाली उर्दू में बात करते हैं कि शर्म आ जाती है कि अरे ये। जी कुश भाई, जी जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुन के। और पहले भी आपने बताया था कि आप दिल्ली दिल्ली शहर से खास तौर पे बहुत मोहब्बत भी करते हैं। और आपने जो मेरी बीमारी की जो आपने डायग्नोसिस की कि पर्जियोफीलिया आपने जो रसोफिलिया। इसको कहा, परसोफीलिया हम्म। जो कहा, तो ये हाँ बिल्कुल ये फिनोमिना है। और इसका इलाज भी शायद कोई खास कोई इलाज है नहीं। एक शेर मुझे याद आ गया इसके इलाज के बारे में अभी बैठे बैठे। बीमारे इश्क का जो ना तुझसे हुआ इलाज, कह ए तबीब तू ही कि फिर तेरा क्या इलाज। रमन तो भाई। ये उसी जमाने की शायरी है जिस 1857 के आसपास की, जिस पर यामिनी बत्रा जी मैम बिल्कुल। भी बहुत खुश हैं। तो चेतन वर्मा साहब हैं हमारे दरमियान, शिमला से हैं, बहुत रमन अच्छे भाई। शायर भी हैं। तो तो चेतन भाई जी। आ रही है क्या मेरी? जी अरे सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, आदाब। अ, मेरी उर्दू की जर्नी साहित्य की वजह से, मैं वैसे ये कई बार कोई इंसिडेंस ऐसा कि रमन भाई से शिमला में मिलना हुआ। हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं, ओपन माइक्स करवाते हैं, तो बस वहीं पर मिले थे। और उसके बाद काफ़ी कुछ, बहुत छोटे से एक टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ सीखने को मिला रमन भाई से। क्योंकि साहित्य से जुड़ा रहा मैं पहले से लेकर। शुरुआती दौर में तो जो पोइट्री है वो भी मैंने मोस्टली इंग्लिश पोइट्री पढ़ी भी और लिखी भी। क्लासिक पोइट्स आपके शेक्सपियर हो गए, वॉल्ट वाइटमैन हो गए, उसके बाद जो मॉडर्न में सिल्विया प्लाथ वगैरह। बट और मैंने कुछ वहाँ पर भी मीटर सीखने की कोशिश की। मुझे लगता है कि जो ये मीटर है या बहर है, कहीं ना कहीं ये एक इज़्ज़त के तौर पर है ट्रेडिशनल पोइट्री के लिए। कि आपको जो मॉडर्न, या मॉडर्न बोल दो, या जो भी आज के टाइम पे मुक्त छंद चला है या फ्री वर्स चला है, उसके मुकाबले वो उतनी इज्जत नहीं दे पाती, मतलब वो चीज़। अगर आप प्रॉपर जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं जो इस तरह के बनाए हुए उसको सीख लेते हैं तो जब इंग्लिश पोएम से फिर वही बात है, कुशाल जी ने जैसे बताया कि मास्टर्स के दौरान आप जब मोहब्बत है, दिल टूटना, अ, ये चीज़ बयां होना और मतलब रिलेट करना भी सिर्फ उर्दू में किया जा सकता है। जिस तरह से उर्दू में किया जा सकता है शायद किसी और भाषा में नहीं किया जा सकता। तो अगर आप मोहब्बत के दौर से गुज़र रहे हैं, या दिल टूटा है आपका, उस दौर से गुज़र रहे हैं, तो जिस तरह से आपको उर्दू के शायर समझ आएंगे वो और कोई पोइट्स नहीं आएंगे आपको समझ। और वो मतलब आपको सामने खोल के रख देते हैं एक एक पड़ाव मोहब्बत का, इश्क का, शफाकत का, हर चीज़, हर जो भी जितने भी मज़ामीन हैं सारे के सारे मिल जाएंगे वहाँ पर। ये जो वर्सेटिलिटी मेरे को उर्दू साहित्य में मिली या उर्दू पोइट्री में मिली, वो शायद ना इंग्लिश में थी ना हिंदी में थी। तो हम खींचे चले आए और ख़ुद से लिखना शुरू कर दिया। और खुद से लिखना शुरू कर दिया तो ये भी नहीं पता था कि गज़ल, शेर, बहर क्या होता है। हम तो ख्याल लिखते थे तो कह देते थे कि ठीक है गज़ल है। क्योंकि जो उर्दू का जो गज़ल का जो फॉर्म है बड़ा नेचुरल है। अगर आप लिखने बैठोगे तो वो जो A A B A C A जो इसका फॉर्म चलता है, ये राइमिंग्स ये बड़ी नेचुरली आती है। मतलब आप कोई जो नहीं जानता है, इसके बारे में नहीं पढ़ता है, वो भी अगर लिखने बैठेगा तो ऑटोमेटिकली इसी जो फॉर्म को पकड़ता है वो। तो हमने भी उसी को पकड़ा और किसी ने फिर टोका, क्योंकि यहाँ तो रिवायत है नहीं। खैर हिमाचल में तो बिल्कुल भी रिवायत नहीं थी, कोई भी मतलब ऐसा अपने सर्कल में या दूर दूर तक कोई नोन नहीं कि जो साहित्य पढ़ता भी हो। ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या इसकी प्रिपरेशंस के रिलेटेड ही आसपास दुनिया घूमती है यहाँ पर। तो फिर जब लिखा, किसी ने टोका कि कहते हैं यार आप गज़ल नहीं कह रहे हैं, इसके लिए बहर आपको सीखनी पड़ेगी। तो उस टाइम, उस वक्त तक भी मैंने रस्मुल ख़त जो आपका उर्दू स्क्रिप्ट है उस पर गौर नहीं किया, क्योंकि देवनागरी में भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है साहित्य की, पोइट्री की। तो हम पढ़ते रहे, जितना पढ़ सकते थे सीखते रहे। और फिर मैंने ठान लिया कि मैं अरूज सीखूंगा, अच्छे से लिखूंगा। अगर जो इज़्ज़त बख्शनी चाहिए इस कला के लिए मैं वो बख्शूंगा। और कम से कम 1.5-2 साल लगा के अरूज सीखा। और
मतलब अब लिख रहा हूँ, शायरी कर रहा हूँ, और मतलब बस अब जबान सीख रहा हूँ। अब रमन भाई ने लास्ट टाइम तक जिस तरह से इनसे बात हुई कि एक टेक्निकलिटी सीखने के बाद आपके पास आता है कि जो आप जबान का के पक्के बने, और उसी कोशिश में हैं, उसी जर्नी में हैं कि आप जो सारे के सारे जुड़े हुए हैं, आप लोगों से सीख रहे हैं। इसी तरह से अपनी एक हम मतलब ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं। वक्त हो गया है क्या रमन भाई? जी चेतन भाई, जी चेतन भाई, ठीक वक्त है, हो बस गया है ये और जर्नी बहुत है अच्छा लगा हमारी, मिलकर। बस इस जर्नी। आयुष जी हैं, आयुष जी आ गए हैं, आप बार बार जुड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, कोई दिक्कत पेश आ रही है आपको? हाय हाय। जी हाय। आई एम सॉरी, वो दरअसल मैं ब्राउजर के जरिए जुड़ा था, तो मतलब अनम्यूट नहीं कर पाया था मैं खुद को। अभी मैंने ऐप इंस्टॉल किया है, तो अभी शायद आवाज़ आ रही होगी। आ, हाँ, तो मेरा नाम आयुष है, और मैं फ़िलासफ़ी पढ़ रहा हूँ फ़िलहाल। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मतलब मेरा घर नहीं है, मैं पढ़ने वहाँ गया हूँ। मैं हिंदू से अभी फ़िलासफ़ी पढ़ रहा हूँ। और उर्दू मतलब उर्दू से मतलब मेरी वाकफ़ियत जो है वो 6th 7th क्लास में हुई थी। मैंने लिख के तो भेज ही दिया सारा, बट फिर भी 6th 7th क्लास में जब मैं प्रेमचंद को पढ़ रहा था, तो हिंदुस्तानी ज़बान और उन चीज़ों के इर्द गिर्द कुछ कुछ चीज़ें मैंने पढ़नी शुरू की थी उस वक्त। और फिर धीरे धीरे मतलब मैं और भी लोगों को पढ़ता चला गया, बट मैं उनको देवनागरी में ही पढ़ रहा था उस वक्त, क्योंकि अभी भी मतलब मुझे नहीं आती है जो रस्मुल ख़त है। बट मैं देवनागरी में मैंने राजकमल प्रकाशन से मंटो का वो समग्र मंगाया था, तो मैंने मंटो को पढ़ा। और भी मैंने कुछ लोगों को उस वक्त में, जिन्होंने मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी अपीलिंग थे वो लोग, तो मैं उन्हें पढ़ता चला गया। और जिन रियलिटीज़ से मैं आसपास, जो मैंने देखा कि मैं जिन चीज़ों को देख रहा हूँ, उसके और भी बहुत सारे सतह हैं। और कविता के ज़रिए और साहित्य के ज़रिए, इन जनरल आर्ट के ज़रिए मैं उन चीज़ों तक पहुंच पा रहा हूं जो कि सामान्य तौर पे सुपरफिशियल लेवल पे हम जिन्हें नहीं देख पाते हैं। तो मतलब उस तौर पे मैंने उन चीज़ों को पढ़ना धीरे धीरे शुरू किया। और मतलब मैं हिंदी ही पढ़ रहा था, मुक्तिबोध, गे और निर्मल वगैरह को मैं पढ़ रहा था उस वक्त। तो वहाँ से फिर मैं मतलब थोड़ा थोड़ा ये था कि मैं कुछ कुछ स्पेनिश पोइट्री, कुछ कुछ इंग्लिश पोइट्री, और सॉरी, तो इन चीज़ों को मतलब मैं पढ़ रहा था उस वक्त। तो उर्दू से भी मतलब उस तरीके से ही मेरा वो हुआ कि मैं मतलब शायरी में मतलब, क्योंकि मैं शुरुआत में बहुत पॉलिटिकली थोड़ा एक्टिव हो गया था, मतलब पढ़ाई लिखाई के दौरान। तो जब मैं 9th 10th में था, तो कुछ कुछ मैं कम्युनिस्ट के संपर्क में आया। तो मतलब उन लोगों ने मुझे कुछ कुछ जो शायर हैं, जैसे फैज़ वगैरह, मखदूम और हबीब वगैरह, इन लोगों से मतलब वाकिफ़ पहली बार मैं हुआ उन लोगों के संपर्क में आने की वजह से। तो उन लोगों को पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे, फैज़ को। और हम चूंकि मतलब उस वक्त मैं मतलब ट्रैवल कर रहा था आसपास, तो जेएनयू में गया और कई जगहों पे और गया, तो वहाँ वो लगातार हबीब का वो जो नज़्म है दस्तूर, उसको गाते हैं। और इन चीज़ों को मैं देखता था, तो मुझे काफ़ी मतलब फैसिनेटिंग लगता था ये चीज़ें। तो मैं पढ़ता गया, और मतलब और भी चीज़ों को पढ़ता गया, देखा, लखनऊ वगैरह विजिट किया 1 2 बार, तो और भी ज़्यादा एक हसरत बढ़ी कि उर्दू ढंग से सीखूं और ढंग से शायरी में एंटर करूं। बट मतलब अभी मतलब मैं सीख ही रहा हूं, मैंने रस्मुल ख़त बिल्कुल नहीं सीखा है। मैं उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और उसी की तरफ एक स्टेप है कि मैं इस ग्रुप से जुड़ा हूं। और जी जाजी साहब। अभी 2 3 लोगों को मैंने सुना, ये कुशल भाई हमारे, एक भाई चेतन भाई हमारे, इन लोग अभी गुजरे हुए हैं। इन लोग ने इस चीज पे जोर दिया कि रस्मुल खत उर्दू का जो है वो इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो है हिंदी स्क्रिप्ट से भी काम चल रहा है, देवनागरी से भी पूरा लिटरेचर जाहिर है भरा पड़ा, भाई पढ़ सकता है इंसान, बिल्कुल पढ़ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ एक शायर हैं, उन वो भी उर्दू रस्मुल खत से वाकिफ नहीं। उनका जो है एक कथा मैं सुना दूं कि हुस्न अखलाक को वो जुर्म समझ बैठे थे, इसलिए तर्क ये किरदार किया है मैंने। उसकी मर्जी थी कि हर झूठ को मैं सच कह दूं, और हर झूठ से इनकार किया है मैंने। बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बेहतरीन शायरी करते हैं। वाह वाह। लेकिन जो है अब यहाँ पे मसला ये होता है, बस थोड़ा स्टैंडर्ड हम ज्यादा नहीं लेना। मसला रमन भाई ये है उर्दू स्क्रिप्ट सीखने का, कि जब हम अलिफ के काफियों का इस्तेमाल करते हैं, तो कई जगह वहां पे एन का इस्तेमाल होता है। और हिंदी रस्मुल खत से हम बड़ा आ ही लेंगे, एन का इस्तेमाल हम नहीं देख पाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम मर्जा काफिया ला रहे हैं अलिफ के काफिये में, तो नहीं आएगा मर्जा, या मतला नहीं आएगा अलिफ के काफिये में, या मक्ता नहीं आएगा अलिफ के काफिये में।
तो इस वजह से थोड़ा सा उर्दू रस्मुल खत सीखना लाजमी जरूरी ज्यादा है कि वो हमसे कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि हमारे उस्ताद ये बात कहते हैं कि जिस सफर पे तुम हो तो सामान्य सफर तो तुम्हारे साथ है ही नहीं, तो आगे चल के तुमको दिक्कत दरपेश होगी हर तरह। तो इस पे थोड़ा सा जी अब जी, अवॉइड। बहुत बहुत सही बात आपने जोड़ी। मैं और दिवाल भाई को बताना चाहूँगा, वो जो ये जोर था एक्चुअली, ये जो वो शुरुआती दौर पे था। तो उस टाइम पे क्योंकि मैं स्क्रिप्ट हम्म, की बात थी। अब तो ऑब्वियसली जो है शुरू कर चुका हूँ मैं सीखना, बहुत ज़रूरी सीख है, रहे हैं, सीख बहुत रहे हैं, ज़्यादा सीख ज़रूरी रहे है कि आप स्क्रिप्ट को सीखें। मैं वही बिल्कुल। बात, शुरुआत दौर में आपके हैं। पास जी, मिल जाता है देवनागरी में, तो आदमी इतना सोचता नहीं है कि स्क्रिप्ट सीखे, बट समय के चलिए साथ आपको इसी के पता लगता है साथ कि ज़रूरी है। नंद किशोर भाई हैं हमारे, जुड़े हुए हैं। तो नंद किशोर भाई, आप अनम्यूट करें खुद को और अपनी जर्नी के बारे में आगाह करें। तो खैर, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के जब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आया, तो उन दिनों मैं हिंदी और इंग्लिश इन सब में कविताएं, हाइकू और ये सब लिखा करता था। एंड कुछ रैप भी किया करता था मैं स्कूल में, जो कि हिंदी में ही होता है, विच इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ पोइट्री ओनली। तो खैर, जब यहाँ आना हुआ तो ओपन माइक्स में अपनी जो ये बेबहर और वो वाली गजलें सुनाया करता था। उन्हीं दिनों रमन भैया से भी मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि सीख लीजिए उरूज वगैरह। एंड उसके बाद एक सानी सर हैं, जो अभी रेख्ता में हैं। तो सानी सर ने एक वर्कशॉप ली, जो बीइंग अ बैड स्टूडेंट मैंने अच्छे से नहीं सुनी, और ना ही मैंने सीखने की कोशिश करी उरूज। खैर, फिर रमन भैया का एक दिन कॉल आया, उन्होंने जबरदस्ती मुझे बिठा के उरूज सिखाए कि पेन और अपना कॉपी निकालो और बैठ के ये तख्ती करो। तो उनका मैं वैसे बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमेशा ही रहता हूँ कि उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उरूज सिखा दी, जो मेरे को काम आने। खैर, तो जब उरूज सीख लिए तो मैं शायरी जब करने लगा। जी भैया, आपने अनम्यूट किया, बताएं। मैंने अनम्यूट ये कहने के लिए किया है कि जो खुसूसी बात ये होनी है कि रस्मुल खत की आपकी जर्नी हाँ, कैसी मैं रही, उसी पे आ रहा हूँ, उसमें मैं क्या उसी क्या। पे आ रहा हूँ। हाँ हाँ, जी 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 जी, हाँ। क्योंकि जब मैं वो उरूज सीख गया था, तब तक मैं वो देवनागरी में ही लिखता था। एंड काफ़ी किताबें थी जो नहीं यहाँ पे अवेलेबल थी हिंदी में। तो उनको पढ़ने की जब मन हुआ, तो मेरे इन्हीं दौरान एक दो और एक्वेंटेंसेस बन गए थे, उनमें से कोई उर्दू सिखाया करता था, एंड उनसे मेरी अच्छी बातचीत हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो आप आ जाओ, तुम्हें मुफ्त में पढ़ा दूंगा। तो मैं चला गया मुफ्त में पढ़ने। एंड मैंने वहाँ पे रस्मुल खत सीख लिया। हालांकि उसकी मश्क मेरी बहुत कम है, मैं बहुत जोड़ जोड़ के और बहुत टाइम लगा लगा के पढ़ पाता हूँ। बट मुझे काफ़ी ठीक लगा उसको सीख के, क्योंकि काफ़ी किताबें मैं उसकी वजह से पढ़ पाया। तो ये मैं ऐसे सीखा मैंने। चलिए, बहुत अच्छा नंद किशोर भाई। आप औरों के बेनिफिट के लिए ये भी बताइए कि वो कौन साहब थे जिन्होंने आपको मुफ्त में उर्दू सिखाई। वो वैसे मुहब्बान और मुजाहिदान जबान भी को भी हमें जानना चाहिए। दरअसल वो चंडीगढ़ के ही हैं, और वो पंजाबी सिंगर और लिरिसिस्ट हैं। अंश सागर उनका नाम है। एंड वो बस पार्ट टाइम अपना पॉकेट मनी और ये सब के लिए उन्होंने एमए उर्दू की थी, और उसके बाद पैसे कमाने के लिए उन्होंने क्लासेस लेना शुरू कर दिया, और वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें काम आएगी, तुम सीख लो। तो मैं जाके क्योंकि बहुत टाइम हुआ करता था यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं थे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। अ, रवन, इसके बाद मैं हमारे बोल लेती हूँ, मुझे जरा। जी, मैं आपको ही आवाज देने वाला था, प्रेमदा फाइनली, जी, थैंक प्रेमदा। यू। वैसे हाँ, कायदे से तो ये होना चाहिए था कि रमन को अपने बोलते ही मुझे बुलाना चाहिए था, क्योंकि रमन की जितनी भी जर्नी रही है वो मेरे बिना पूरी नहीं हो सकती थी। तो 2017 की जब ये बात बता रहे हैं कि इन्होंने सीखना शुरू किया, तो सबसे पहले इन्होंने मुझे ही पकड़ा था, मैं सीख रहा हूँ। और उसी वक्त में मैंने भी जस्ट सीखना शुरू ही किया था, और मैं साथ में शायरी भी सीख रही थी। तो इन्होंने सीखते सीखते एक बार इनबॉक्स में मैसेज किया उर्दू में। मुझे इतना गुस्सा आया कि इसने अभी अभी सीखना शुरू किया, और सीधे ही उसी रस्मुल खत में इसने मैसेज करने शुरू कर दिए। जवाब मैंने नहीं दिया था, लेकिन जो मेरा दिमाग खराब हुआ उस वक्त, क्योंकि मैं इनसे जरा पीछे थी, मैं शायरी पर जरा ज्यादा जोर देती थी। तो हमारी जर्नी इस तरह से शुरू हुई थी। इन्होंने फिराक का बताया,
लेकिन ये उस वक्त अली सरदार जाफरी के बारे में भी खूब पढ़ रहे थे, और उनकी शायरी पर भी इनके आए दिन पोस्ट आते थे। इतना तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि इतनी ज्यादा हैवी थी, इनकी टाइमलाइन भरी रहती थी। तो बहरहाल अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे जो होते हैं, उन सबके दिल टूटते हैं, उन सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मतलब उनके हिसाब से उन सबकी जिंदगी में इतने सितम होते हैं, इतने दुख होते हैं कि जिन्हें कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब दुनिया के जितने दुख हैं उन्हीं को होते हैं। तो उसके लिए उन्हें जो पहली चीज मिलती है वो मिलती है शायरी। और शायरी उस वक्त जो होती थी माशाल्लाह, वो तो एसएमएस में मिलती थी। तो उसी को शायरी समझ करके डायरीज में नोट किया जाता था। तो हम जो भी वो शेर थे सो कॉल्ड, उन्हें डायरीज में नोट करके एक दूसरे को खूब फॉरवर्ड किया करते थे। दिन के 30 मैसेज 50 मैसेज इस तरह से हुआ करते थे। तो वहां से शौक लगा, और कुछ लोगों से मैंने जानना चाहा कि किस तरह से मैं सीख सकती हूँ। क्योंकि उस वक्त हमारे जहन में ये था कि ये बिल्कुल अलग जबान है। दिमाग में आया भी नहीं कि अगर अलग जबान है तो तुम समझ कैसे पा रहे हो। मतलब तुम उन्हीं चीजों में जब पढ़ रहे हो, एक दूसरे को सुना रहे हो, तो फिर ये अलग जबान कैसे है भाई। लेकिन वो दिमाग उस तरह से बना हुआ था। तो अब जैसे लोगों के दिमाग में होता है कि भाई ये तो एक मजहब की जबान है, तो जाहिर है उस मजहब के लोगों को पता होगी। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा यार कैसे सीख सकते हैं। तो उसने कहा देखो इसके लिए तो तुम्हें अल्लाह पे ईमान लाना पड़ेगा। मैंने कहा मेरा ईमान तो अपने वालों से जा रहा है, मैं अल्लाह पे ईमान कैसे ले आऊं। तो ये इतनी मुश्किल चीज थी। मैंने कहा भाई अगर पकड़े गए, मैं कह तो दूं कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन पकड़े गए और उसके बाद में यहाँ से भी गए और वहां से भी गए, फिर वो कौन भुगतेगा। तो वहां पर मेरी जर्नी एक तरह से पॉज हो गई। फिर आगे जाके मैंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया एज अ कंपेयर। तो वहां पर हमें बड़ा सिखाया जाता था कि भाई तुम्हारा तलफ्फुज ऐसा होना चाहिए। और इस तरह की जब जबान की बात आती है तो मैं जरा कम्पिटेटिव हो जाती हूँ कि इस तरह से बोलो, ऐसे बोलो, और ये चीज सही नहीं है, ये दुरुस्त होना चाहिए। तो उर्दू के बहुत सारे लफ्ज ऐसे थे जो हम गलत बोल रहे थे। जैसे फिर बोला करते थे। वो हमारे सर ने एक बार मैं उनसे बात करती, सर ये काम हो गया फिर आप ऐसे कर दीजिए। सर बोलते रहे फिर। मैंने कहा फिर क्या। तो कहा नहीं फिर। मैंने कहा अरे तो फिर क्या, कि फिर। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा फिर, ओके। तब से मेरा फिर जो है वो फिर नहीं हुआ। तो वहां से ये जर्नी पूरी स्टार्ट हुई। रेख्ता की जो आमोजिश है वहीं से शुरू की थी। मैंने भी यामिनी जी की तरह से नोट्स बनाए थे। ये मेरी 2017 की कॉपी है, और यहाँ पेंसिल से आपको लिखे हुए दिखेंगे ये। और उसी पर मैंने कैलीग्राफी भी कर रखी है थोड़ी थोड़ी। और इसके आगे साथ में क्योंकि मेरी शायरी की जर्नी भी चल रही थी, तो फराज को मैंने पकड़ा और उनकी जो गजलें हैं उनको बहर के हिसाब से अलग अलग डिवाइड किया। तो इससे ये हुआ कि फराज को पूरा पढ़ तो लिया ही, साथ में बहरों की थोड़ी समझ भी होगी। तो इसके आगे के जो नोट्स हैं वो उन गजलों के नोट्स हैं। फिर उसके बाद में लेकिन ये हुआ कि आप आमोजिश से जो आपने रस्मुल खत की पहचान कर ली है, उससे आप इंटरनेट पर तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पुरानी किताबें हैं वो देखते ही आपके होश फाख्ता हो जाते हैं कि यार ये क्या बला है, मतलब बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा करके लिखते हैं बिल्कुल। तो उसके बाद जो आसपास दोस्त थे, बस ये रहा कि शायरी में थोड़ा सा निखार आ गया था। रेख्ता मुशायरा भी पढ़ लिया था, तो आसपास शायर दोस्त भी बन गए थे। तो उनकी कृपा हुई तो उन्होंने कहा कि हम सिखा देते हैं। अभिषेक शुक्ला साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उनकी क्लासेस चलती थी। तो उन्होंने कहा देखो तुमने पढ़ा हुआ तो है ही, सिर्फ उसको पॉलिश करना है। तो तुम एक काम करो, कुछ क्लासेस जो तुम्हारे काम की है वो देख लिया करो, और उसके हिसाब से नॉमिनल प्राइजेस वगैरह जो होते हैं वो हो जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब उनसे जो मैंने उर्दू रस्मुल खत सीखी वो आमोजिश की रस्मुल खत से बहुत अलग थी। क्योंकि भैया हैंड रिटन एक अलग ही चीज होती है। अगर आप सिर्फ छपा हुआ देख रहे हैं और आप जो बकायदा हाथ से लिखा हुआ या पुरानी स्क्रिप्ट है वो बहुत अलग होती हैं। तो उर्दू रस्मुल खत सीखना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसमें लगे रहना और पुराने टेक्स्ट निकाल के पढ़ना। इस बात से तो मैं अग्री करती हूँ कि स्क्रिप्ट को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेशन ठीक नहीं है। क्योंकि जाहिर है हम सभी कभी ना कहीं से अपनी जर्नी शुरू करते हैं, और हम इस बात पर अड़ जाए कि नहीं तुम्हें तो स्क्रिप्ट ही नहीं आती। ये बड़ा ही एक कॉलोनियल कंसेप्ट है। क्योंकि हमारी जो बेसिक चीज है वो अ, जबान है। कल्चर जो हमारा है वो हमेशा वर्ल्ड वाइड ओरल रहा है। लेकिन जाहिर है कि हम जब तख्ती कर रहे हैं या उसमें जो दो चार चीजें हैं, तो वो स्क्रिप्ट के जरिए हम समझ जाते हैं। तो इवेंचुअली आप सीख सकते हैं, लेकिन इसे लेकर के इतना बड़ा हवा बनाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है।
तो इस तरह से धीरे धीरे मेरी जर्नी आज यहाँ तक आई है। तो सागवाल साहब का हमेशा से एक तरह से मेरे साथ पैरेलल ही चला है। ये भी शायरी पढ़ रहे थे उस वक्त, जॉन का बहुत क्रेज था, इतना ज्यादा कि मुझे चिढ़ हो गई थी जॉन से, कि जिसको देखो जॉन जॉन कर रहा है, कोई और शायर नहीं है उर्दू में। उस वक्त बहुत ज्यादा क्रेज था, मतलब जिसे देखो वो जॉन के पीछे पागल हुआ हुआ। कुछ लोग तो मुझे किताबें भी भेजना चाहते थे, कह रहे तुम्हें पता है जॉन साहब क्या है, हम किताबें भेजते हैं तुम्हें। तो इस वजह से कोई होता है ना कि जैसे कोई सेलिब्रिटी है, उसने आपका कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन जब उसे लोग चढ़ाते हैं तो आपको एक लेवल पर कि अरे यार ऐसा भी क्या है इसमें, तो इस तरह की चिढ़ हो जाती है। लेकिन फिर इवेंचुअली जॉन साहब की भी नजरें पढ़ते हैं आप, उनका पूरा कलाम पढ़ते हैं, तो उसमें भी बहुत कुछ मिलता है। तो स्क्रिप्ट और शायरी जो है, अच्छा एक और चीज की जबान और शायरी एक दूसरे के साथ साथ चलती है। आपको जबान अच्छी करनी है तो आप शायरी पढ़ें, आपको स्क्रिप्ट समझनी है, उसमें प्रैक्टिस करनी है, तो दोनों एक दूसरे को बेसिकली पूरा करती है। तो इसीलिए उर्दू में जब आप सीखते हैं जबान, तो लोग इस बात पर इतना जोर देते हैं कि नहीं इस लफ्ज को इस तरह से इस्तेमाल करो, ये ऐसे बोला जाएगा, क्योंकि वो सब शायरी में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जब ये चीज एक वोकल ट्रेडिशन थी, वहां पर आपको अलग से इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती थी, आप जो सुन रहे हैं वही समझ रहे हैं। तो स्क्रिप्ट की जरूरत अब इसलिए है, बहुत ज्यादा इसलिए पड़ती है एक पॉइंट के बाद में, क्योंकि हमने वो ट्रेडिशन खो दिया है। उर्दू में तो फिर भी काफी हद तक बाकी है कि हम बातचीत करते रहते हैं, अदरवाइज ज्यादातर आप उसमें देख सकते हैं कि रिटन ही चल रहा है। तो ये एक चीज है जो हमें आई थिंक कंजर्व करनी चाहिए स्क्रिप्ट से भी ज्यादा, कि हमारा जो वोकल ट्रेडिशन है, जो सुनाने की परंपरा है, उसे हम प्रिजर्व करें। सो ये रही मेरी जर्नी। और प्रियंवदा ने सारी पिछली यादें ताज़ा कर दी, और बिल्कुल हम तकरीबन एक ही थाली के चट्टे बट्टे भी कहा जाए तो गलत ना होगा। सिर्फ एक बात यह है कि शायरी का ऐप मुझ में नहीं है। बाकी चलिए, तो गुरप्रीत भाई हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गुरप्रीत भाई, आप अनम्यूट करें खुद को। अभी वक्त भी कुछ कम बचा है, तो ठीक है, 3-4 लोग हैं। जी भाई, जो वैसे तो मैं फिलहाल जो पंजाब से हूँ, तो लेकिन शायरी का मेरा जो राब्ता हुआ वो तकरीबन हुआ कि जब मैं ट्वेल्थ ट्वेल्थ में था, जो अभी 2.5 साल पूरे होने का है। तो उस वक्त जो एग्जाम चल रहे थे उसके बाद फ्री था, तो उस वक्त काफी अच्छा खासा टाइम था, तो उस वक्त लिखना शुरू किया। तो ये यही करते करते 6 महीने तक तकरीबन के लिखता रहा। उसके बाद जो एक तरह से कि मेरे पास वीडियो सजेस्ट हुई कि शायरी की किताबें होगी या होगी। तो तो उसमें मैंने देखा कि जो मुझे वैसी मतलब कि पसंद आ गई कि जो गुलजार साहब की एक जो ड्रामा लिखा था उन्होंने, एक मिर्जा गालिब के ऊपर, ये वाली किताब दिखा देता हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम ऑर्डर करी थी। ये यही इसी का ये जो कह सकते हैं एक तरह की राबता इसी तरह से हुआ मेरा उर्दू अदब ख्याल से। जो 3 महीने पहले ही जो अरूजी अतबार है उसका जो इल्म इल्म लेना सीखा है, तो उसमें धीरे धीरे पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल जो रस्म खाल है वो तो नहीं सीखा है अभी। बहुत सी चीजें हैं जो रस्मुल खत जब तक नहीं सीखेंगे वो आप पर नहीं खुल पाएंगी। वो एक अलग ही एक विंडो, पूरे एक नए वर्ल्ड की विंडो है उर्दू रस्मुल खत। और देवनागरी से काम चलाया जा सकता है, बस ये काम चलाने वाला लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देवनागरी या गुरमुखी या रोमन जो भी, लेकिन उसमें आप दाखिल नहीं हो पाएंगे रस्मुल खत के बिना। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं। और एवरी एवरी प्रो इज ए बिगिनर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम भी आपकी तरह नए नए आए थे कभी, आज भी नए हैं, आज भी नए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि चलो आपसे 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। आप भी जोशो खरोश से लगे रहिए, 1 महीने से ज्यादा का काम नहीं है। तो सूर्या भाई और उसाफ भाई, देवयानी, 3 लोग बचे हैं। सूर्या भाई, आप अनम्यूट करें खुद को। जी प्रणाम, आदाब। मैं सूर्य हूँ। बाकी उर्दू शायरी से कैसे ताल्लुक हुआ, क्या शुरुआत हुई, वो तो शायद मेरा ख्याल है पहली नशिस्त में हम लोग बात कर चुके थे। रस्मुल खत का मामला ये है, मुझे याद पड़ता है कक्षा 5 में, क्लास 5 में इंट्रोड्यूस हुई संस्कृत और उर्दू, कि भाई ये दो विषय नए आए हैं, इन्हें और पढ़ा जाएगा। और उसमें आम तासुर ये था, मैं नहीं जानता क्यों था, इस बारे में वैसे सबने बात भी की,
लेकिन आम तासुर ये था कि जितने हिंदू हैं वो सब संस्कृत की तरफ जाएंगे और जितने मुसलमान हैं वो उर्दू की तरफ जाएंगे। अब उसी चक्कर में हम भी संस्कृत की तरफ आ गए। अगरचे बात ये है कि संस्कृत भी उस तरह से नहीं आई कभी, वो फकत ये था कि बैठ जाइए और रट लीजिए, लेकिन वो कभी आ नहीं पाई, तो वहां मामला छूट गया। अब उसके बाद मेरा रस्मुल खत से राब्ता कोई बहुत पुराना नहीं है। अभी पिछले बरस दिसंबर जनवरी अभी मैंने रस्मुल खत सीखनी शुरू की। गूगल से मैंने वो अलिफ बे पे थे डाउनलोड किए, कायदा मुझे याद आ रहा था, जो पुराने कायदे आते थे, अगर आपको याद ही होगा वो, वहां से फिर वो अलिफ बे पे थे मुझे याद भी हो गए, और धीरे धीरे मैं पढ़ रहा हूँ। हालांकि मेरी अभी प्रवाह नहीं है, रवानी नहीं है इतनी ज्यादा पढ़ने में, इसलिए मैंने वो रिकॉर्डिंग की जो हमने भेजी थी उसमें वो जो गलतियां थी, लेकिन ये है कि अभी सीख रहा हूँ, बहुत पुराना मेरा नहीं है, इससे ज्यादा कुछ और खास मेरा ख्याल है रस्मुल खत से तो कुछ नहीं है। जी सूर्या जी, जो आपने वो बात बताई कि ऐसा समझा जाता था कि जो मुस्लिम बच्चे हैं वो उर्दू लेंगे मजमून और जो हिंदू बच्चे हैं वो संस्कृत लेंगे, तो ये चीज क्या, जाहिर है ये तो आप तो ये तो नहीं कहेंगे कि ये डिवीजन अच्छा है, पर आपके इर्द गिर्द ये कितनी जनरेशन से आप देखते हैं इस डिवीजन को? क्या आपके पेरेंट्स की जनरेशन का भी ख्याल ऐसा ही था अपने वक्त में, अगर आपकी कभी इस बारे में बात हुई हो तो? नहीं, मैंने इस बारे में कुछ खास बात तो नहीं की, लेकिन अगर फिर भी हम पीछे एक आध पीढ़ी जाएं तो मैं कुछ मुट्ठी भर जो कुछ बहुत पुराने लोगों से मिला हूँ, उनमें कई लोग ऐसे हैं जो लिखते, जिनका रोज का लिखना पढ़ना वो नस्तलीक नहीं था, इसमें ही था, जो ये अपना उर्दू का रस्म खत है। देवनागरी में वो फिर भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते थे, खासकर जो ये इस तरफ पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले जो लोग हैं, इनका तो अधिकतर ही वो उर्दू वाली उसमें उर्दू की रस्म खत वगैरह में इनका लिखना पढ़ना था। ये तो अब कहिए कि राजनीति है, उसकी वजह से कुछ हो गया है। अपनी उर्दू तो मोहब्बत की जबान थी प्यारे, सियासत हाँ। ने इसे हिंदू मुसलमान बनाया है। तो मेरा ख्याल है, जहां तक मेरी किंचित बुद्धि जाती है, एक आध पीढ़ी पहले तो मेरे ख्याल है जब बड़े बूढ़े थे वो उर्दू रस्म खत नहीं पढ़ रहे थे, वही सरकार की जबान में वही थी। ये तो अभी हाल ही में कर हम्म, दिया गया है इस तरह की बातें। जी। ओसाफ अहमद भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओसाफ भाई, आप अनम्यूट करें खुद को, कैमरा भी ऑन करें और बताइए अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। आदाब सभी को। मेरा नाम औसाफ है। ये शायद मेरी पहली नशिस्त है यहाँ पे। सॉरी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। असल में प्लान तो था ज्वाइन करने का, लेकिन मुझे नींद आ गई, तो अभी अभी उठा हूँ तो ज्वाइन किया है, तो उसके लिए माजरत। जहाँ तक रस्मुल खत का हिसाब है, मैं क्योंकि मुस्लिम घराने से हूँ, तो हम लोग को बचपन से ही रस्मुल खत पढ़ाते हैं, उर्दू और ये सब से पहले ही से वाबस्ता कर लिया जाता है। तो वो सब तो मुझे बचपन से ही आती है, बचपन से ही पढ़ाया गया हम लोग को। और जहाँ तक शायरी की बात है, मुझे शायरी तकरीबन कॉलेज के टाइम में मैंने शायरी पढ़ना शुरू किया, थोड़ी लिखनी भी शुरू की, मगर क्योंकि बहर के बारे में कुछ पता नहीं था, बस ऐसे ही काफिया बंदी और यही करके कर दिया करते थे। तो आप तो औसाफ भाई ये बताइए, मैं बीच में टोक रहा हूँ, आप बचपन से चूंकि रस्मुल खत सीख चुके थे, तो उसको आपने 10वीं या 12वीं होते होते आपकी रवानी किस कदर थी, और आपने क्या क्या, या सिर्फ कायदा भर सीख लिया था सीखने के लिए, या आप बड़ी अच्छे से और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ पाते थे? क्या थी आपकी इब्तदाई सूरत हाल, स्कूल के अलावा घर पे भी कुछ ऐसा था क्या कि आप क्या पढ़ते थे आप लोग? हाँ, तो जैसे घर में हम लोग को सिर्फ स्कूल में तो उतना होता नहीं था ना कि आप उर्दू पढ़े या ये सब करें, तो जो भी हमारी तालीम होती थी वो या तो कोई अ, कारी को या इनको हायर करके पढ़ाया जाता था हमें घर पे, या फिर क्योंकि स्कूल में तो ये सब होता नहीं था, तो हमेशा रस्मुल खत में थोड़ा सा नॉलेज कम रह गया। और लेकिन मेरे वालिद और वालदा का हमेशा से वो चाहते थे कि मैं रस्मुल खत पढूं, क्योंकि हमारा कल्चर है, तो इससे ये पता होना चाहिए, तो उन्होंने कोशिश की कि हम पढ़ें ये सब करें। लेकिन मैं पोइट्री की तरफ, शायरी की तरफ उतना नहीं था, ज्यादातर प्रोज ही पढ़ता था मैं, जैसे कोई कहानियां हो गई या फिर नॉवेल्स हो गए, तो वही करते थे हम लोग। और फिफ्थ तक मैंने प्रॉपर पढ़ा था रस्मुल खत और उर्दू, ये उसके बाद से धीरे धीरे छूट गया। उसके बाद फिर जाके कॉलेज में वापस मेरा इंटरेस्ट जगा इन सब चीज़ों में, तो फिर मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया, और तब से मैं ज़्यादातर शायरी ही पढ़ रहा हूँ। प्रोज ये सब उतना ज़्यादा, कहानियाँ नॉवेल्स ये सब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो हाँ, मेरी बस इतनी है। शुक्रिया। जी। तो मेरे ख्याल से जो लोग हमसे जुड़े थे सबसे बात हमारी हो चुकी है। एक देवयानी बची हैं जिनका मुझे पर्सनली, जिनसे मेरी बात हुई है अभी, वो कह रही हैं वो शायद बाहर हैं। अगर देवयानी तुम कंफर्टेबल कहीं स्पेस में पहुंच चुकी हो तो तुम
अनम्यूट कर सकती हो खुद को, नहीं हेलो, तो फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। हाँ देवयानी, यस, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है बिल्कुल। जी जी। सबसे पहले सबको आदाब, और उससे भी पहले रमन भैया का बहुत शुक्रिया कि ये कभी मुझे अपना बहन मानना नहीं छोड़ते हैं और इतना एंटरटेन करते हैं। और माफी भी मांगना चाहेंगे इनसे कि मतलब आए दिन कुछ ना कुछ बहाना या काम से इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते हैं हम, फिर भी ये एंटरटेन करते हैं और मौका देते हैं और सिखाना नहीं छोड़ते हैं। और आप सबको देख के मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। मैं इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी में, और उर्दू का जो है, उर्दू से राब्ता ऐसे शुरू हुआ कि हमारे यहाँ पार्टीशन जब पढ़ाते हैं लिटरेचर पार्टीशन का, तो वहाँ फिराक हो गए, मंटो हो गए, तो उनके ट्रांसलेटेड टेक्स्ट्स आते हैं। तो बहुत अजीब लगता है उसको इंग्लिश में या रोमन में पढ़ने में। तो तब मैं मुझे लगा कि नहीं, पढ़ ही सकते हैं तो उर्दू में क्यों नहीं पढ़ें। तो वैसे शुरू हुआ उर्दू का सीखना। मैंने एक एनएसडी के सीनियर से सीखी थी इसकी स्क्रिप्ट। और क्योंकि मैं दूसरे एक भाषा में अपना ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई परस्यू कर रही हूँ या करती हूँ, तो इससे राब्ता उतना नहीं रहता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे सीखती रहूँ। और रमन भैया इसमें बहुत बड़ी हेल्प है मेरे लिए। एक चीज जो मैं बहुत हालांकि ये इंग्लिश में है, पर मैं जो कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी सब लोग कह रहे हैं कि उर्दू मजहबी जबान है, या अ, मतलब यही इसी मुद्दे से रिलेटेड एक जो बात कहना चाहूंगी जो मेरे लिंग्विस्टिक प्रोफेसर ने मुझसे कही थी, वो ये है कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज प्रिसीड्स मीनिंग्स एंड कल्चर। तो कोई भी लैंग्वेज लोगों से बनती है, मजहब से नहीं बनती है, कल्चर से नहीं बनती है, उससे पहले बनी होती है, और इसलिए बाकी चीजें बाद में आती हैं। तो हाँ, इतना ही था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे मैं सीखती रहूँ। और बहुत शुक्रिया रमन भैया। तो अब हम सब लोग अपने अपनी बातें कर चुके हैं। वक्त हमारे पास 5-6 मिनट है, कोई कुछ कहना चाहे, कोई किसी की कोई बात रह गई हो तो मैं न्योता देता हूँ, आइए। हाँ रमन भाई, मैं आदिल। जी, आदिल भाई जी। मैं जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो बात निकल रहा था कि बात निकल रही थी कि जबान जो है मजहब की होती है, और मुसलमान है तो उर्दू आना चाहिए, अरबी आना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जबान किसी रिलीजन की नहीं होती है, रीजन की होती है। ये बात सबको मालूम है। और जो हमारा जो जो हमारी जो किताब है कुरान शरीफ, वो अरबी में इसलिए उतरी क्योंकि वो उस वक्त अरब में उतरी थी, ठीक है ना। तो वहाँ वहाँ का लैंग्वेज था अरबी, इसीलिए वो उतरी। तो वो भी मतलब रीजन के हिसाब से ही मतलब लैंग्वेज आया, ठीक है ना। तो और मैंने कई जगह सुना है जो मतलब एकदम या फिर कोई पंडित या कोई मौलवी, ठीक है ना, कि तुमको संस्कृत आना चाहिए या तुमको उर्दू आना चाहिए, तुम्हारी मजहब की जबान है, ऐसे वैसे, ठीक है। तो बहस करने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जबान रिलीजन की नहीं होती, रीजन की होती। और बहुत ऐसे हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं, मुसलमान ऐसे हैं जिनको उर्दू रस्म खत नहीं आती है, और बहुत सारे हिंदूज ऐसे हैं कि उनको इस तरह आती है कि वो मतलब अच्छे अच्छे मतलब जो भी आलिम है उनको भी मतलब अच्छे से मतलब ये कर दें। तो यही बस है। और ये डिस्कस करना था कि आगे हम लोग किनको पढ़ेंगे। जी, दो जो तीन दो आगे तीन का नाम है सिलसिला मेरे। है। जी जी। अच्छा आदिल भाई, हाँ प्लीज आप बात पूरी कीजिए, माफी चाहता हूँ मैं बीच में बोल पड़ा। नहीं 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 नहीं, आप बोलिए ना। मैं ये कह रहा था आगे का तो सिलसिला यूं है, अभी तो कुछ दिन मोमिन के ऊपर ही, अभी हमने शायरी पढ़ी है, उनके ऊपर जो लिटरेचर लिखा गया है खासकर नस्र में, अलग अलग मजामीन है, उनको अगले 15 दिन में हम पढ़ेंगे। और इन द ड्यू कोर्स हम इस दौरान ये भी बात कर लेंगे कि इनके बाद हम किसको पढ़ेंगे, क्योंकि मोमिन शायरी था, तो इनसे इनके बाद हम किसी नस्र से रिलेटेड चीज को पढ़ेंगे, वो हम डिसाइड कर लेंगे मिलजुल के। आपके सजेशंस भी जो है वो भी आप उसी मौके पे दे दीजिएगा, बिकॉज अभी तो वो मौका नहीं है, अभी टाइम है उस बात में। अ, एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, मीनवाइल प्रोफेसर साहब का एक मैसेज आया है कि अगले संडे का उन्होंने कंफर्म किया है,
पर साथ में ही हम ये भी रखेंगे अगले संडे का, क्योंकि मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि डिपेंडेंस आउटसाइड फैक्टर्स पे हमें कमजोर बनाती है। अब वो नहीं आ सके तो अब हमारा काम कुछ रही रहा, एक घचका सा लगा हमारे काम को। तो इसको हम अगली बार करेंगे ही करेंगे। प्रोफेसर साहब आए तो बहुत अच्छा है, और अगर वो नहीं भी आएंगे तो हम कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखेंगे कि हमारा निशिष्ट का जो काम है वो दरहम बरहम ना हो उस वजह से। तो चलिए, मेरी तरफ से यही बातें थी, और कोई कुछ कहना चाहे मुझे तो कुछ एक शेर एक शेर सॉरी सॉरी कहिए। नहीं आप हाँ पहले आदिल कहिए, भाई पहले शेर। कहिए प्लीज प्लीज। नहीं अरे पहले कहिए। मैम प्लीज मैं प्लीज। सिर्फ ये कह रही थी कि कोई भी आप जबान सीखते हैं, इट रीवायर्स योर ब्रेन, एंड दैट रीवायरिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। कि आप कोई जबान हो, अपनी हो किसी और की हो, हर जबान में बहुत खूबसूरत लिखा गया है। तो मजहब एक अलग चीज है, लेकिन जो रीवायरिंग उस ब्रेन की होती है, तो इस गूगल ट्रांसलेट के जमाने में अगर एक छोटी सी बगावत हम कर सकते हैं कि हम जबानें सीखेंगे, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और ये तो वैसे ही बहुत खूबसूरत जबान है। बस मुझे इतना ही बोलना था कि इसको मैम बगावत ही समझ के सीख लीजिए। मैम जो है आदमी तो उर्दू को मजहबी जबान कहता है। जावेद अख्तर साहब की एक वीडियो आई थी, तो वो बता रहे थे कि 97 या 90s में कुरान मजीद को जो है उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। तो उस बुरा जिस माना आदमी जाता ने था। उर्दू में ट्रांसलेट किया था, तो उस पे मौलवियों ने फतवे लगा दिए कि इस करेक्ट जाहिल करेक्ट। जबान में, दो कौड़ी की जबान में तुमने कुरान मजीद को ट्रांसलेट कर दिया है, और उसको कत्ल कराने का फतवा आ गया था। ये तो हाल हुआ है। और उर्दू तो ऐसी चीज है, कोई भी जबान शुरू होती है तो वो मध्य में होती है। अल्लाह की शान में सबसे पहले कहा जाता है, भगवान की शान में कहा जाता है, फिर नात होती है, हम्द होती है। लेकिन उर्दू ऐसी जबान है जो डे फर्स्ट से ही इन सब चीजों के मुखालिफ है। उसके जो करेक्ट। है दुश्मन जो है ये हैं, वायज हैं, मौलवी है, नासे हैं, और उसके जो है दोस्त हैं, रिंद है शराबी, और आशिक है रिंद। तो इस जबान को जी करेक्ट। मजहबी तो कहा ही नहीं जा सकता, किसी सूरत नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल। और मोमिन की शायरी इसका एक ताजा ताजा सबूत है हम सब लोगों के सामने। जिस तरह के उनके मक्ते, उनकी गजलों के मक्ते खास तौर पे हुआ करते हैं। तो खैर आदिल भाई, आप अपना शेर सुनाइए, और वही इख्तितामिया है आज की मजलिस का। मैं जी फिर जी मीटिंग को बंद कर दूंगा उसके इमीडिएटली बाद। जी जी। जी। तो एक शेर है कि हम खाक नशी तुम सुखन आराए सरे बाम। हम खाक नशी तुम सुखन आराए सरे बाम। पास आके मिलो दूर से क्या बात करो हो। ये बिहार के एक बहुत अच्छे शायर हैं कलीम आजिज। तो चलिए मैं, माजिद। जी मैं चाहता हूँ कि अब जब भी मैं, हम लोग किसी भी मतलब शायरी को, मतलब शेर को पढ़ें, शायर को पढ़ें, तो इनका नंबर आए। जी हाँ बिल्कुल, कलीम आजिज हमारे आखिरी बड़े शायरों में से हैं। आरी आरी साहब, आपके, मुझे माफी चाहता हूँ, मैं सही से बोल नहीं पा रहा क्या है ये। आपने हाथ उठा रखा है, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए अनम्यूट करके। रमन भैया, मेरा एक सवाल था कि मेरे जैसे जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है उर्दू, जिनको नहीं आती, जो लिखना नहीं जानते, या फिर उर्दू स्क्रिप्ट उनको पढ़ना नहीं आता, तो वो कैसे जी शुरुआत करें, जैसे हम भी कंट्रीब्यूट कर सके। जैसे आप 5-6 लोग जैसे ऑडियो बुक में कन्वर्ट कर रहे हैं बुक को, जैसे हम भी बिगिनर्स कंट्रीब्यूट कर सके। हाँ बिल्कुल, आप लोग कंट्रीब्यूट सुन के कीजिएगा ना। आप सुनिए, आप मोमिन की जो हमने 7 एपिसोड रिकॉर्ड करे हैं उसको आप सुनिए गौर से, और सुन के और तब तक और भी हम आपके लिए कर देंगे रिकॉर्ड। आप तो इसमें रिकॉर्डिंग में तो क्या कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लायक भी काम जरूर हम निकाल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हम पढ़ना कैसे शुरू करें, मतलब सीखे कैसे? कैसे? क्या रस्मुल खत? जी। हाँ तो ये चलिए, आज की ये बात मैंने आपकी गिरा बांध ली है। इसका जवाब मैं ग्रुप में ही दूंगा। अभी हमारे 90 मिनट पूरे हो चुके हैं, और ये बात जाहिर है, मैं क्योंकि 1 मिनट में इस बारे में कुछ कह भी नहीं पाऊंगा। ये एक लंबी बात है, एक प्रोसेस है। इस पे ग्रुप में हम बात करते रहेंगे। आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछिएगा दोबारा, और लोग भी इसके बारे में जरूर आपको मशवरा देंगे, कोई ना कोई। ठीक है। जी शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, और मिलते हैं।